चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, समझिए। पिछला जो साइकोलॉजी का क्लास हुआ था ना, उसमें देख चुके थे क्या कि जो भी चैप्टर है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन मेमोरी के बारे में, थिंकिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, लास्ट टॉपिक मोटिवेशन क्या होता है, नहीं ऐसा बहुत सारा जो टॉपिक था, यानी कि 9 जो चैप्टर था या 9 जो मेजर टॉपिक था, उस टॉपिक, उसका सब टॉपिक और एक ब्रीफ में आइडिया कि एक्चुअली में इन सब में पढ़ना क्या है, ताकि हम साइकोलॉजी जब चैप्टर स्टार्ट करें डेप्थ में पढ़ना, तो उससे पहले हमारे पास एक आइडिया हो कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ना क्या है और मोटा मोटी बात क्या है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो पहला चैप्टर था क्या, व्हाट इज साइकोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, शुरू। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर क्या है, 1। जो आपका चैप्टर 1 है व्हाट इज साइकोलॉजी, उसका आज क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ऐसे ऐसे करके जितना टॉपिक ऑलरेडी हम लिखे थे उन हर टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ना क्या करेंगे, शुरू, और उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसी तरीके से साइकोलॉजी क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो चलिए क्या लिखा है, आमतौर पे लोग साइकोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि वो जान सके दूसरे लोग क्या सोचते हैं। आमतौर पे लोग, ध्यान सुनिएगा हर बातों को, आमतौर पे लोग साइकोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहते हैं ताकि वो जान सके दूसरे लोग क्या सोचते हैं। समझिए, अभी आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप जब साइकोलॉजी पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन मेमोरी को, या कुल मिला के बोले तो पूरे ह्यूमंस को, या ह्यूमन के अलावा भी जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स खास करके, उन्हें आप क्या समझ पाइएगा, बेटर समझ पाइएगा। नहीं, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो डॉग क्यों बिहेवियर कब क्या शो कर रहा है उसको भी क्या कर पाता है, वो ध्यान दो, अच्छे से बैठ जाओ, डॉग कब क्या बिहेवियर कर रहा है उसको भी क्या कर पाता है, समझ पाता है। उसी के बाद से बहुत सारे क्या होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये समझ पाते हैं कि जो बच्चा बिहेव कर रहा है तो वैसा बिहेव क्यों कर रहा है। नहीं, तो कुल मिला के साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, वो इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई आदमी हो, वो क्यों बिहेव करता है, वो कैसे सीख रहा है, उसके क्या सोच रहा है, उसका बिहेवियर का आधार क्या, इधर ध्यान दो, कहाँ पे एक ध्यान नहीं रह पाता है, क्या बिहेवियर है, उसका बेसिस क्या है, उसके मेमोरी का, उसके कैरेक्टर का बेसिस क्या है, ऐसा वो क्यों नेचर शो कर रहा है, इन सब को बेटर जान पाता है। कुल मिला के अगर बोले तो ह्यूमंस को या और भी ऑर्गेनिज्म को बेटर जान पाता है साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। तो जब आप भी साइकोलॉजी पढ़ लीजिएगा और किसी को जाके बताइएगा कि हम क्या पढ़े हुए हैं साइकोलॉजी, तो बोलेगा अच्छा तुम्हें तो पता होगा कि मन में क्या चल रहा है। नहीं, लोग ये मान के चलते हैं कि जो आदमी एक बार साइकोलॉजी पढ़ लिया वो क्या कर देगा, सबके मन के अंदर का बात बता देगा। अब सुनिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक से ध्यान दो बच्चे, क्या दिक्कत है। पहली बात तो ये है कि किसी के मन के अंदर का बात समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके नॉर्मल वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक आदमी है, वो गर्मी में बैठा है और उसके चेहरे पे गुस्सा है या एक छटपटाहट है, तो साफ साफ दिख रहा है उसके मन में क्या चल रहा है कि अरे भाई गर्मी से क्या है, बहुत ही परेशान। नहीं, एक आदमी मस्त पंखा के नीचे बैठा है, उसके आजू बाजू भी पंखा लगा, या एसी कमरे में बैठा है और मस्त खा पी के एकदम चेहरा मस्त फैला के, बॉडी फैला के बैठा है, तो उसके बिहेवियर साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो क्या सोच रहा है कि हाँ बढ़िया है, मस्त मज़ा आ रहा है, खा भी लिए हैं, मस्त एसी का ठंडक है, मस्त आप क्या करेंगे, आराम करेंगे। नहीं, कोई आदमी क्या कर रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है और चेहरे पे मुस्कान है, साफ साफ पता चल रहा है कि उसके मन में कुछ ऐसा बात चल रहा है जो वो सबको बताना चाहता है, इसीलिए क्या कर रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है। कोई आदमी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद क्या चल रहा है, बड़ा धीरे धीरे सहम के चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट क्या हो गया है, खराब, इसलिए धीरे धीरे जा रहा है लोगों को बताने के लिए कि काश धीरे धीरे चल के ये जो दुख का समय है वो वहाँ जो पहुँच के बताना पड़ेगा, उसके बाद जो दुख होगा
उसके बाद जो लोग सुनाएंगे, वो जो दुख का क्षण है, वो जो ताने सुनने का क्षण है, वो क्षण थोड़ा क्या है, लेट नहीं। तो उस क्षण को टालने के लिए वो बेचारा क्या कर रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ, ये बताने के लिए कि मम्मी पापा दादा दादी भैया जो भी हैं कि रिजल्ट मेरा क्या हो गया, खराब। लेकिन वही रिजल्ट अच्छा आ जाए तो पिताजी पता चला 2 किलोमीटर खेत गए तो सीधा दौड़ेगा 5 मिनट में या 1 मिनट में 2 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा, 2 किलोमीटर तय करके वो खेत, और वहाँ पे चिल्ला के बताएगा कि पिताजी तो जाने ही। उसके बाद जो खेत में काम कर रहे लोग हैं, उनके साथ में जो लोग हैं, आजू बाजू जो खड़े लोग हैं, सबको पता चल जाए कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है। तो किसी के रिजल्ट के आने के बाद दौड़ना, किसी का रिजल्ट के आने के बाद धीरे धीरे चलना, किसी का किसी खाने के बाद एक प्रसन्नता का, एक सेटिस्फैक्शन का भाव चेहरे पे होना, वो बाद में कर लीजिएगा ना, उसको छोड़ दीजिए। किसी का खाने के बाद चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन का बात नहीं, संकोचन का भाव होना नहीं कि हाँ खाना ठीक ही था, एक होता है हाँ खाना क्या था, मस्त था। तो जैसे को बोलना है खाना मस्त था, उसके बोलने से पता चल गया ना कि अंदर अंदर क्या फील कर रहा है वो, कि हाँ खाना क्या है, लाजवाब है। जैसे आप भोज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, खाना भले ही कैसा बना हो, वो पूछे खाना कैसा, अरे 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 क्या बताएं, बहुत 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 बढ़िया है, बहुत लाजवाब, एकदम मस्त खाना बना है। तो यहीं से पता चल जाता है क्या, अगर आप वहाँ पे बैठिए और आप भी खाइए, और आपको तो खाने के बाद असलियत पता चल जाएगा ना, खाने का टेस्ट का लेवल क्या है। और फिर आपको दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, बड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के बोला है हाँ हाँ बहुत 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 मस्त खाना बना है। तो जब सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत जोर से चिल्ला के, हाँ, तो बेसिकली ये समझने के लिए कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसा सोच रहा है, उसके लिए बहुत तामझाम पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर उससे क्या कीजिएगा, बात, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा क्या कीजिए, गेन। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। समझे ना, ठीक से बैठ जाओ बाबू। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आइडिया कि व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। नहीं, जैसे कि एक और बता देते हैं क्या, कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, खाना परोस रहे हैं। नहीं, अब खाना परोस रहे हैं तो ये बोलने में कि नहीं और दो, लोगों को क्या आता है, शर्म। नहीं, अब यहाँ से एक आपको खुद के बारे में पता चलता है कि हमारा आंतरिक स्वभाव ऐसा है जो मांगने में क्या फील करता है, गंदा फील करता है। नहीं, आप में से आपकी माता जी कभी या पिताजी कभी क्या भेजते होंगे कि जाओ पड़ोस के घर से ये लेके आ जाओ, आपको जाने में अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन वही बोलते होंगे पड़ोस के घर में ये दे के आ जाओ, तब आप तुरंत क्या हो जाते होंगे, तैयार, नहीं हल्ला दे के आ जाते हैं। उल्टा बोलते होंगे थोड़ा और ज़्यादा दे देना, आप मना नहीं करते होइएगा। लेकिन वो बोलेंगे नहीं थोड़ा ज़्यादा लेके आना, आप बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, लाना है खुद लेके चले जाइए, अपना लेके आ जाइए। हाँ, पहुँचाना है किसी को, कुछ कुछ देना है तो चलिए हम क्या करते हैं, आपके साथ चलते हैं, ये बात है ना। मतलब हमारा जो आंतरिक स्वभाव है, हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है, वो लेना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है, बस देना चाहता है। ठीक है ना, तो ये हमारा स्वभाव है। इसीलिए क्या होता है कि हम कहीं खाने जाते हैं तो हमको कोई देता है, हम बोलते नहीं 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 चाहिए। लेकिन हमें अंदर से ये भी पता होता है कि हम जब बोल रहे हैं नहीं चाहिए, लगा तो है भूख, चाहिए तो पूरा पूरा, इच्छा तो है कि नहीं 4 लेके रख लें पूरी, लेकिन क्या करें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वभाव क्या है आपका, लेना नहीं चाहता है। तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि जिसको खाना है वो पक्का है, बोलने पे यही बोलेगा कि नहीं चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, जो बोलता है नहीं चाहिए उसको भी दे देते हैं। हाँ, बहुत लोग क्या करता है, पत्तल पे खा रहा है तो क्या करता है, जिसको एकदम सही में नहीं चाहिए होता है वो पत्तल ही पलट देता है या पत्तल ही मोड़ देता है कि हाँ अब हमको नहीं चाहिए। बाद बाकी जिसको चाहिए होता है 2 बार बोलता है नहीं नहीं नहीं, जैसे वो देता है हाथ क्या कर देता है, हटा देता है, तुरंत उसके पत्तल में 4 रख दिया। नहीं, मिठाई वगैरह लोग खाते हैं, नहीं 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 नहीं, बहुत 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 हो गया, कितना लेंगे, कितना, और दिया कि आराम से पूरा खा भी लेता है। तो आप क्या किए, नॉर्मली लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किए, नॉर्मली लोग क्या करता है उसको ऑब्जर्व किए, तो यहाँ से नॉर्मली समझ में आ गया कि जो बोल रहा है नहीं चाहिए उसको चाहिए, जो दौड़ के आ रहा है खुशी की बात है, जो धीमे धीमे आ रहा है क्या आ रहा है, दुखी का बात है। नहीं,
किसी का जन्म होता है, लोग फटाफट कॉल करके एकदम उत्साह में बताते हैं, नहीं तो कहीं पे अगर काम तेज तेज चल रहा है तो क्या है, खुशी का बात है। लेकिन वहीं पे किसी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो देखे ले कुछ उछल के बताते हुए, एकदम एक आदमी आया, हर आंगन में क्या कर रहा है, जाके तेजी तेजी से दौड़ रहा है, दौड़ के बता रहा है कि नहीं मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, नहीं ना। हाँ, लेकिन किसी का जन्म हुआ तो लोग तेजी से बताते, नहीं लड़का हुआ, ये लड़की हुई लड़की हुई लड़की हुई, तेजी से बताता है ना। तो यहाँ से फिर से एक बात समझ लीजिए, क्या कि जब भी कोई खुशी का बात रहेगा वो तेजी से फैलेगा। ध्यान दो, एकदम फोकस। जब भी क्या रहेगा कोई खुशी का बात तो तेजी से फैलेगा, लेकिन वहीं पे कहीं पे दुख का बात रहेगा तो हम लोग तेजी से फैलाना नहीं चाहते हैं। होता है ना ऐसा। हाँ, कॉल भी तुरंत तुरंत लगाएगा, किसी का जन्म हुआ था, लेकिन वहीं पे किसी का मृत्यु के बाद लोग क्या लगाते हैं, आराम से कॉल लगाते हैं, एकदम मन मार के कॉल लगाते हैं। क्या ही बताने, इसमें बताने वाली बात क्या है। तो अगेन एक बात पता चला कि कहीं पे कोई काम तेजी का हो रहा है तो खुशी का है, और कहीं पे काम कोई धीरे धीरे हो रहा है मतलब दुखी का बात है, नहीं, इसीलिए धीरे धीरे वो बात फैल रहा है। हाँ, खुशी का बात हुआ तो लोग क्या करते, तुरंत उसको फैलाना क्या कर देते हैं, शुरू। ऐसा नहीं है, जन्म का बात भी फैल जाता है, मृत्यु का बात भी फैल जाता है, लेकिन जो आपका उत्साह होता है बात फैलाने में, वो जन्म के समय में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, और किसी के मृत्यु के समय में क्या होता है, बहुत ही कम। तो इतना जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का ये मात्र उद्देश्य है कि सिर्फ अगर क्या जानना है, आपको ये जानना है कि दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो इसमें आपको साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में मात्र ये जानने के लिए पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है ये बात ज्ञात करने में कि सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है। लेकिन इसके साथ ये बात भी उतना ही सही है कि मात्र ये पता करने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है, आपको जाके ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप क्या करिए, लोगों को ऑब्जर्व करिए, वहाँ से आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, क्या सोचता है। तो यहाँ से बात ये निकलती है कि मात्र सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, मात्र सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं। और अपने आप में बताइए, ये कोई यूज का काम है, ये कितना यूजलेस काम है। आप बैठ के क्या सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये कोई काम हुआ सोचने का। तो साइकोलॉजी इतना फालतू सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना, इतना फालतू होता तो पढ़ाया ही नहीं जाता कि नहीं ये पढ़ लो फिर यहाँ पे बैठ के देखना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वो हमको क्यों जानना है भाई सामने वाला क्या सोच रहा है। तो ये इसमें ये नहीं है कि आप ये समझ नहीं सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये बेटर समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। तो बोलिएगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं हुआ, तो फिर इसमें ऐसा सब्जेक्ट क्यों बनाया गया जिससे हमें ये पता चले। नहीं, नॉर्मली तो ये कोई बात नहीं हुआ, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो क्या है, अकारण ही एक प्रॉब्लम में है और उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तब अगर वो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकाइट्रिस्ट उससे बात करके उसके मन का बात जान के, मान लीजिए ऐसा है क्या कि एक हस्बैंड वाइफ है, नहीं, उनका कोई आपसी ऐसा संबंध है या उन दोनों का किसी और के साथ संबंध है और उस चक्कर में उन्हें क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनके रिलेशनशिप को लेके। अब वो किसी साइकाइट्रिस्ट के पास गए, वो पूछ रहा है, और जब वो पूछ रहा है तो ये चाह रहा है कि नहीं ये बात हमको बताने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ये बात हमको ओपनली किसी के सामने नहीं रखना है। लेकिन साइकाइट्रिस्ट तो ऐसा व्यक्ति है कि जो मन में चल रहे बात को परख लेता है, तो वो क्या कर लेगा, उनके बताए बिना भी उस बात को क्या कर लेगा, परख लेगा कि असली कारण क्या है। और जब असली कारण परख लेगा तो उनसे बात पूछेगा भी नहीं और सामने से उसका उपचार भी क्या कर देगा, बता देगा। नहीं, अगर आपने डॉक्टर को नहीं बताया कि बीमारी क्या है, लेकिन डॉक्टर के पास इतना अकल है कि आपकी नाड़ी छू के क्या कर ले, पता कर ले कि आपको बीमारी क्या है, तो आपने बीमारी बताया भी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बीमारी पता करके आपको दवाई दे दिया और आप समय के साथ क्या हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा। तो यहाँ पे ये बात यूजफुल है एक साइकाइट्रिस्ट के रूप में कि वो जान सके कि जो व्यक्ति बात नहीं बता रहा है वो बात क्या है और जो व्यक्ति बात बता रहा है वो बात कितना सच और कितना क्या है, झूठ।
ताकि वो असली बात समझ के, सही बात समझ के क्या कर सके, व्यक्ति को उसका सही सॉल्यूशन दे सके, जो भी उसका क्या है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये बात यूजफुल है कि आप समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचता है, और जब भी वो जो सोचता है तो उसके सोचने के साथ ही उसके चेहरे पे कैसे क्या आते हैं बदलाव, इन बातों को क्या कर सके वो व्यक्ति समझ सके। समझ में आई बात इतनी? हाँ। तो लेकिन एक आम आदमी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए साइकोलॉजी का मात्र यही ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि साइकोलॉजी आपको सिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है ये समझ लो। नहीं, साइकोलॉजी का और भी उद्देश्य है, इसीलिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से एक बात समझिए, कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, तो उसका लाइफ में आपका क्या है, बहुत ही उपयोग है, तभी वो क्या किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, हर सब्जेक्ट को पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो विषय है उसका मेरे जीवन में क्या उपयोग है। और जब जीवन की उपयोगिता समझिएगा तो उस विषय से जो आप ज्ञान अर्जित करिएगा उसको आप उपयोग में ला पाइएगा, और जब ज्ञान अर्जित करके उसको उपयोग में लाइएगा तो आपका जीवन स्तर बढ़ेगा, आपका विकास होगा, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। नहीं तो अभी तक का अगर मैं बात को एक लाइन में समराइज करूं तो मैंने ये बताया कि साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम ये जान पाएंगे कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मात्र लोग क्या सोचते हैं इसके लिए एक पूरा विषय पढ़ना जरूरी नहीं है, वो आप नॉर्मली व्यवहार से भी जज कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए आगे देखते हैं साइकोलॉजी का और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट है, पहले के समय में भी लोग ह्यूमन नेचर को समझने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, अब ह्यूमन नेचर को जो समझना है कि मानव क्या सोचता है, मानव ऐसा व्यवहार क्यों करता है, कोई खुश है तो खुश क्यों है, ध्यान दो उधर बोर्ड पे, कोई दुख है तो दुखी क्यों है, कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, कोई उछल रहा है तो क्यों उछल रहा है, कोई डिप्रेशन में है तो क्यों है, कोई तनावग्रस्त है तो क्यों है, कोई हमेशा उत्साहित रहता है तो क्यों रहता है। ठीक है, इन सब को समझने का प्रयास मात्र आज नहीं प्राचीन काल से होते आया है कि भाई लोग क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, जरा उसको क्या किया जाए, समझा जाए। ठीक है ना। चलिए, तो मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो नेचर है, उसका कभी खुश होना, कभी दुखी होना, कभी एक्साइटमेंट में आना, कभी डिप्रेशन में जाना, कभी सम अवस्था में रहना, कभी किसी पे गुस्सा होना, कभी किसी पे प्यार जताना, ये जो पूरा बात है, ठीक है ना, बाद में कर लिया करिए सब, ये जो पूरा क्या है बात, इसको समझने का प्रयास मानव ने मात्र आज से नहीं किया है। मानव का ये जो नेचर है उसको समझने का प्रयास प्राचीन काल से चलते आ रहा है। चलिए आगे क्या है जरा उसको देख लें। तो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन यानी भारतीय जो दर्शन शास्त्र हैं या जो दार्शनिक पूरा परंपरा चलते आया है, खास तौर पर इन प्रश्नों से डील करता है कि लोग इस प्रकार का बिहेवियर क्यों शो करते हैं जैसा वो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, तो साइकोलॉजी इस बातों पे भी डील करता है कि लोग सोचते क्या हैं, इस साथ साथ इस बातों पे भी डील करता है कि इंसान का नेचर कैसा है, उसके साथ इस बातों पे भी डील करता है कि कोई खुश है तो खुश क्यों है, कोई दुखी है तो दुखी क्यों है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बन गया तो क्यों बन गया, और कोई आतंकवादी बन गया तो क्यों बन गया, कोई अपना धन सर्वस्व लुटा के समाज में लगा देना चाहता है क्यों, और कोई अपना सर्वस्व बुद्धि से समाज को पूरा लूट लेना चाहता है तो क्यों। एक पुलिसकर्मी है जो क्या करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, एक दूसरा पुलिसकर्मी है जो जनता को डरा के उससे पैसा ऐंठना चाहता है। तो ये व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार क्यों है, और जैसा भी ये व्यवहार दिखा रहा है वैसा व्यवहार क्यों दिखा रहा है, इन सब प्रश्नों पे हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी में विचार करते हैं और इन प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तरों को समझते हैं, उस पर पुनर्विचार करते हैं, और इन्हीं विचार की प्रक्रिया से क्या होता है, साइकोलॉजी समय के साथ इवॉल्व होते जाता है। और मात्र साइकोलॉजी ही नहीं, हर विषय, हर टेक्नोलॉजी, हर प्रजाति जो सोचता है, समझता है, उस पर ध्यान देता है, वो प्रजाति का विकास होते जाता है। जैसे कि हम इंसानों को ले लीजिए, नहीं, एक इंसान जो जंगलों में रहता था,
दिन के कुछ ही घंटे वो आवागमन कर सकता था, नहीं तो रात में या शाम में वो एक जगह आग जला के चुपचाप बैठे रहता था। आज वही इंसान भर दिन भर रात कहीं से कहीं भी कुछ ही समय में जा सकता है। तो दिख रहा है ना, क्योंकि हमने सोचा, समझा, बात को जाना, कुछ तथ्यों तक पहुँचे, कुछ तथ्यों को खंगाला, कुछ प्रकृति को समझा, उसके हिसाब से कुछ तकनीक का विकास किया, फिर उस पर सोचा, फिर समझा, फिर मॉडिफिकेशन किया। वैज्ञानिकों ने काम किया, चिकित्सकों ने काम किया, इंजीनियर्स ने काम किया, अलग अलग फील्ड के लोगों ने, प्रोफेसर्स ने काम किया, फिलोसोफर्स ने काम किया। सब ने मिलकर क्या किया है? दुनिया को एक बेहतर बनाने का प्रयास, इंसान को एक बेहतर जीवन देने का क्या किया गया है? प्रयास। उस इंसान की सोचिए जंगल में रहता है, और एक आज का इंसान है जो आलीशान महलों में मस्त जगह रहता है। उस इंसान को सोचिए जो गर्मी ठंडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक आज का इंसान है जो हर मौसम को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। एक उस इंसान के बारे में सोचिए जंगल में जो बरसात होते ही भागना क्या कर देता है? शुरू। और एक आज का इंसान है जिसको बरसात हो या ना हो उससे फर्क पड़ता नहीं है। एटलीस्ट अपने रहने में, खेती बाड़ी में फर्क पड़ता है, कोई डाउट नहीं है, टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोग एसी लगा के टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। और घरों में बरसात हो या ना हो तो उनके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षा हो तब भी घर में चुपचाप बैठा है, अगर जिसको बैठना है, जो भी करना है काम कर रहा है। अब वर्षा ना भी हो तब भी घरों में काम कर रहा है। जहाँ तक तापमान की बात है, तापमान को कंट्रोल करने का बहुत सारा संसाधन आज उपलब्ध है। हाँ, अगर इसका हम क्लाइमेट प्रोस्पेक्टिव या इन्वायरमेंट में प्रोस्पेक्टिव देखेंगे कि ये जो एयर कंडीशनर यूज हो रहा है और भी जो कूलिंग सिस्टम क्या होता है यूज, आप लोग ज़रा ध्यान से देख पाइएगा। जो एयर कंडीशनर क्या हो रहा है यूज, जो कूलिंग सिस्टम क्या हो रहा है यूज, उसका प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो फिर एक अलग बात है कि जिसको हम क्या करेंगे, कभी और समझेंगे। जो क्लाइमेट चेंज को लेके एसी पे क्लाइमेट चेंज एयर कंडीशनर जो है वो वातावरण को किस हिसाब से क्या कर रहा है? बदल रहा है। फिर वो अलग मुद्दा है। कुल मिला के अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इंसान सोच पाता है, समझ पाता है और हमेशा से इस बात को लेके जागरूक रहा है। और वही जागरूकता के बारे में तो हम किस में पढ़ते हैं? साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नहीं, साइकोलॉजी में बताता है, साइकोलॉजी में दो पार्ट है। क्या? पहला तो इंसान जब से जानने का इच्छा, खुद को समझने की इच्छा, मन को, व्यवहार को समझने का इच्छा क्या किया है? शुरू। जब से उसके अंदर ये इच्छा है कि मन को समझा जाए, व्यवहार को समझा जाए, तभी से साइकोलॉजी भी आया है। और समय के साथ उस पर और समझा गया और समझने का प्रयास किया गया और जाना गया, तो साइकोलॉजी का और क्या हुआ? विकास हुआ। चलिए अब देखते हैं, लोग ज़्यादातर नाखुश क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो क्या मिलेंगे आपको? नाराज नहीं, नाखुश मिलेंगे, हमेशा दुखी मिलेंगे। तो साइकोलॉजी इस प्रश्न को भी डील करता है, इस प्रश्न पे भी समझना चाहता है कि लोग नाखुश क्यों रहते हैं। मात्र इतना ही नहीं, वो ये भी समझना चाहता है उन्हें अपने अंदर कैसा बदलाव लाना चाहिए अगर वो एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो। मतलब इस बात को भी डील करता है कि जो लोग नाखुश हैं, बहुत सारे लोग नाखुश हैं, अक्सर लोग हमेशा आपको नाखुश पाए जाएंगे, लेकिन साथ में इस बात पे भी डील करता है, इस बात को भी खंगालना चाहता है, इस प्रश्न को भी उठाना चाहता है कि लोग नाखुश तो हैं लेकिन उसको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए अगर वो क्या चाहते हैं? एक हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन चाहते हैं। तो एक नाखुश व्यक्ति एक सुखी जीवन की चाह रखने वाला व्यक्ति, जो नाखुश है लेकिन एक सुखी जीवन का चाह रखता है, उस व्यक्ति को अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए? इन चीज़ों पे भी क्या करता है? साइकोलॉजी डील करता है। चलिए, हर ज्ञान और विषय की तरह साइकोलॉजिकल नॉलेज का भी ऑब्जेक्टिव ह्यूमन को बेटर बनाना है। गणित आपके लिए फायदेमंद ना हो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। विज्ञान आपके लिए फ़ायदेमंद हो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। इतिहास आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हमें अगर फ़ायदेमंद कोई नहीं लगता है तो हम तो एक अपना कदम भी नहीं उठाते हैं। नहीं, हम जो अपना पहला कदम भी उठाते हैं इसलिए कि हमें लग रहा नहीं कुछ बेहतर होने वाला है ना, कुछ बेहतर ना हो। जैसे कि कोई ऐसा देखे है कि बिना मतलब का कहीं जा रहा है? नहीं। हाँ, कोई पागल व्यक्ति है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो पागल व्यक्ति है उसको भी अगर पूछिएगा ना, या उसको भी अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे एग्जामिन किया जाएगा तो वो व्यक्ति भी जो कर रहा है वो यही सोच के कर रहा है कि यहाँ पे कुछ बेहतर होगा, कुछ मज़ा आएगा, कुछ बढ़िया होगा। तो जब तक कुछ फ़ायदेमंद ना हो, जब तक कुछ बेहतर ना हो, तब तक हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तो साइकोलॉजी भी अगर हमें बेहतर ना बनाए, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव ना आ पाए, तो हम उस विषय को क्यों ही पढ़ेंगे? नहीं।
तो हर विषय की तरह, भूगोल की तरह, जैसे क्या आप एक इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आप जानते हैं मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, नहीं, मनी को कैसे बढ़ाया जाता है, देश की कैसे तरक्की हो सकती है आर्थिक रूप में। आप एक इतिहास के छात्र हैं तो आप जानते हैं कि अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई है और अतीत की जो घटनाएं हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव डालती है और अतीत की घटनाएं से हम क्या सीख सकते हैं, उस सब को समझते हैं आप एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र हैं तो आप समझते हैं राजनीति क्या होता है। राजनीति एक कैसी राजनीति होनी चाहिए जो देश को एक सकारात्मक रूप से विकास कराए, नहीं, एक सकारात्मक राजनीति, एक स्वस्थ राजनीति क्या होनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं तो आप शरीर को बेहतर समझते हैं, शरीर की बीमारियां क्या है, शरीर की समस्याएं क्या हैं, उसका उपचार क्या है, ऐसा क्या है जो करने से हम बीमार ना पड़ें और ऐसा भी क्या है जो बीमार होने के बावजूद हम करें तो हम स्वस्थ हो जाएं, नहीं, इन सब बातों को एक डॉक्टर बेहतर समझता है। आप एक इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप समझ पाते हैं मशीनें कैसे काम करती है, मशीनों को और कैसे ऐसा बनाया जाए ताकि वो कम ऊर्जा खपत करके ज़्यादा हमें क्या दे, काम, और थोड़ा स्पीड में काम करे, उसे रोकना ना पड़े, लंबे समय तक काम करते रहे। तो जब हर विषय समझने के बाद, सीखने के बाद, जानने के बाद उससे हमारे अंदर एक बेहतरी होता है, एक पॉजिटिव बदलाव आता है, एक सकारात्मक बदलाव आता है, एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, हम कुछ बेहतर कर पाते हैं, एक सकारात्मक रूप से विकास कर पाते हैं, इंसान अपने आप में उसका जीवन स्तर बढ़ता है। तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना, तो बिल्कुल होता है। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में जो प्रश्न है, साइकोलॉजी में जो विषय है, साइकोलॉजी में जो टॉपिक और चैप्टर्स हैं वो इसी बात पे डील करता है कि एक इंसान का लाइफ कैसे बेटर बनाया जाए पहले की अपेक्षा, वो और बेहतर व्यक्ति कैसे बने। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर इस वर्ल्ड में इतना प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा लीजिए, पॉल्यूशन है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान, क्योंकि इंसान की इतनी आबादी है, उसके रहने के लिए इंसानों ने जंगल काटा। इंसान ने जब जंगल काटा उसके बाद इंसान ने क्या किया, जंगल काटा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल रहा था वो बदलना बंद हो गया। उस उपरांत इंसान ने घरों को बनाया, उस उपरांत इंसान ने उद्योग बनाए, फैक्ट्री बनाए, इंडस्ट्री बनाए, वहाँ से और पॉल्यूशन फैला। इंसान ने मोटर व्हीकल बनाया, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ बनाए, वहाँ से और पॉल्यूशन आया। प्लेन ट्रेन से पॉल्यूशन आया। कपड़ा बनाने में या हर चीज़ बनाने में बिजली लगती है, उसको बनाने में कोयला लगता है, उससे पॉल्यूशन बढ़ा। नहीं, ये तो एक हो गया पॉल्यूशन का पर्सपेक्टिव। इंसान आपस में युद्ध करता है, लोग मारे जाते हैं। कहीं पे जैसे कि अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिरा दिया था, उससे आज भी वहाँ लूले रंगे बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, कोई इंसान क्या करता है, फैक्ट्री का सारा जो केमिकल है, जो गंद पॉइजनस केमिकल है, जो क्या बोलते हैं जहरीला रसायन है, उन सब को नदियों में छोड़ देता है। और नदी का पानी फिर जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ पे लोग कैंसर के शिकार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गाँव है, उस गाँव में लगभग हर घर में एक आदमी को कैंसर है। ऐसा गांव है, उस गांव में हर घर में एक आदमी को क्या है, कैंसर, कारण वहाँ पर पानी है। तो ये तो कुछ समस्याएं हुई, ऐसे अनगिनत समस्याओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, मात्र इंसान है। आप एक काम करिएगा होमवर्क के रूप में, क्या सोचिएगा जरा, कभी 1 घंटा बैठ के, 2 घंटा कहीं बैठ के, बड़ा एक सोचने वाला विषय है। आप अपनी समस्याओं को सोचिए और देखिएगा कहीं ना कहीं समस्याएं के पीछे कौन जिम्मेदार है, इंसान है। आज तापमान हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नहीं, तो ये इतना तापमान बढ़ाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, इंसान है ना। अभी कोविड आया था तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, इंसान है। कहीं कोई ब्रिज खराब बनता है, लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, ब्रिज खराब कौन बनाया, इंसान, तो उस एक्सीडेंट के पीछे की जिम्मेदार कौन है, इंसान है। कभी कोई ट्रक हाईवे पे चलते हुए किसी छोटे मोटे गाड़ी को ठोक देता है तो ठोकने वाला ड्राइवर भी तो इंसान ही था ना, जो ट्रक चला रहा था। नहीं, तो अगेन हर समस्या के पीछे जानिएगा ना तो आपको मूलभूत कारण इंसान समझ में आए। क्योंकि जानवरों की बात करें तो जानवरों का जो समस्या है वो इंसान ही के कारण है। बाद बाकी जो जानवर जंगल में रहते हैं वो इंसान को कभी तकलीफ देते हैं,
वो अपना जंगल में रह रहा है। हाँ, जंगली जानवर भी इंसान को तभी तकलीफ देते हैं जब क्या करता है इंसान, उनके जंगलों को काट देता है। तो जब किसी के जंगल को काट दीजिएगा तो जंगल से क्या आएगा, बाहर। और जब जंगल से बाहर आएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उसको बाहर आने पे मजबूर आप ही ने किया है। क्यों, क्या करके, जंगल को काट के। तो जंगल छोटा हो जाएगा तो कुछ जानवर अपने आप बाहर आ जाएगा ना, है कि नहीं है। आप मनुष्य में प्राणी ऐसा है कि क्या कर सके, जैसे कि किसी आदमी के पास 10 घर था और उसमें 5 लोग रहते थे तो भी ठीक था, लेकिन अब 2 ही घर बचा तो 5 लोग वहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जानवरों में ऐसी बात नहीं ना है। जानवर का तो एक अपना नेचर है कि मुझे इतने एरिया में रहना है। अगर उसको जंगल को काट दीजिएगा, जंगल से बाहर आके रोड पे भटकना, गली मोहल्लों में भटकना क्या कर देगा शुरू। और फिर अगर वो आपको नुकसान पहुंचाता है तो जिम्मेदार आप ही हैं। और जो भी जानवर कुपोषित हैं, कुत्ते को ले लीजिए, जंगल में जो कुत्ता रहता है या जो ऐसा कुत्ता जो इंसानी टच से दूर है, इंसान से कांटेक्ट में नहीं है, उनके कनेक्शन से दूर है, या भैंस को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, जो भी इंसान से कनेक्टेड नहीं है वो काफ़ी आपको हष्ट पुष्ट पाए जाएंगे। लेकिन जो जानवर किससे कनेक्टेड है, इंसान से, वही उसी में आपको अधिकतर कुपोषण के शिकार दिखेंगे जानवर। आप एक जंगली भैंस को देखिए, काफ़ी हष्ट पुष्ट रहेगा, और एक देसी भैंस को देखिएगा तो जहाँ पे उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता है, उन्हें मात्र एक दूध निकालने के मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे वो हष्ट पुष्ट पाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो जो जानवर का भी समस्या है वो भी कहाँ है, जहाँ पे वो इंसान के साथ रहता है। तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 बिंदुओं में क्या समझा। पहला क्या, जो साइकोलॉजी हमें बताता है लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मात्र इसी को पढ़ने के लिए, इसी को समझने के लिए हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात कि ये जो इंसान के स्वभाव को समझने का प्रयास है ये बड़ा प्राचीन काल से चलते आ रहा है। अगली बात, जो साइकोलॉजी इस बात पे भी डील करता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा क्यों सोचता है। उसका अगली बात क्या है कि ज़्यादातर लोग नाखुश रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई, और उनको अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए। उसका अगला पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी और विषय की तरह हमें क्या बनाता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। और जो अंतिम बिंदु था वो ये था कि दुनिया में ज़्यादातर समस्या क्या है, जो भी है उसके पीछे का जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंसान है, ठीक है। तो ये 5 बिंदु है। चलिए अब आगे का बिंदु आगे देखेंगे, जो आगे क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है।